खैर, हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। लास्ट टाइम बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर ये बोल दिया था मैंने कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के आगे ये जो ईयर मेंशन रहता है आमतौर पर, ये ईयर मेंशन रहता है, तो ये इंडिकेट करता है कि किस पर्टिकुलर ईयर के अंदर ये कानून बनाया गया था। तो ऑब्वियसली काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पुराना कानून है। ठीक है जी, अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, जिसको आगे चलकर सरकार को अच्छा लगा और उन्होंने भी बेसिकली अडॉप्ट कर लिया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हालांकि अब क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले जब ऑब्वियसली बनाया गया होगा अंग्रेजों के द्वारा तो उन्होंने तो शायद नहीं रखा होगा इसका ये नाम, बट ठीक है, ओरिजिन ईयर आपका वही सेम रखा गया है 1872। और इसके अंदर क्या बातें होने वाली हैं हमारी सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आसान भाषा के अंदर हम लोग जानते भी हैं शायद, कि जब कहीं भी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में किसी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन को रिटन में लिखते हैं, ऐसे ही तो समझते हैं हम कि रिटन में लिखते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा गौर करने लायक बात, रिटन में लिखते हैं तो उसको पुकारते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। तो आम तौर पर लॉ पढ़ने से पहले यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले बच्चे यही समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। और क्या यही होता है? तो हाँ, ये भी होता है, लेकिन इसके बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वास्ट कर दिया गया है। यानी सबसे पहली जो अगर मैं बात बोलूँ तो वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रिटन में नहीं होते बल्कि ओरल भी होते हैं। आमतौर पर जब रिटन में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो उनका मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी किसी भी एक कॉमन मैटर पर रिटन में एग्री हो रहे हैं कि हाँ भाई आपको ये काम करना है और जी मिस्टर बी आपको ये काम करना है। तो इसके लिए अगर वो रिटन में एग्री हो रहे हैं तो लॉ उनको वैलिडिटी देता है। और लॉ का मतलब कि कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के अंदर आप उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो कि अगर किसी भी पार्टी ने अपनी बोली गई बात, अपनी लिखी गई बात से वो बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मुकर जाएगा, तो आगे चलकर कोर्ट में स्यू कर सकते हैं हम उनको। तो अगर रिटन में बनाया गया होगा कॉन्ट्रैक्ट तो क्या स्यू कर सकते हैं? ऑब्वियसली स्यू कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर घसीट सकते हैं, कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ। लेकिन अगर रिटन के बजाय ओरल ओरल में बातें की गई हों तो क्या तब भी उनके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता तो है। बस इतनी सी बातें हैं कि रिटन की बातों को प्रूव करना आसान काम रहता है, ओरल बातों को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। बट ऐसा नहीं है कि कोर्ट कभी भी इस तरह की बातें बोलता है कि जी हाँ आपने तो ओरल किया है, मुंह जबानी बातों की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसा नहीं कहता कोर्ट। सीधी सी बात है, एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ओरल बातों को भी इक्वल वैलिडिटी दी जाती है कि भैया आप अगर लिखित में कर रहे हो काम या ओरल कर रहे हो काम तो ओरल की भी इक्वल वैलिडिटी है। ओरल बातें भी यूं नहीं कि मुंह जबानी है तो आप मुंह उठा के कुछ भी बोल दोगे। आपको बोलने से पहले सोचना समझना पड़ेगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है आपको। कि आप आज तो बोल रहे हो कि मैं 10 दिन बाद सामान भिजवा दूंगा, मैं सामान बेच दूंगा, आपके पास सामान की डिलीवरी कर दूंगा और बाद में मुकर जाओ, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ओरल बातों की भी इक्वली वैलिडिटी रहती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले काफी कुछ बेसिक बेसिक से कंसेप्ट आपको यहाँ पर बनाने हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, बेसिक प्रोसेस क्या होता है और होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसी चीजें कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसी चीजें जिनको आप कोर्ट के अंदर जाकर एनफोर्स करा सकते हो। कोर्ट के अंदर जाकर एनफोर्स करा सकते हो यानी जिसके अंदर एनफोर्सिबिलिटी है। अब कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी का मतलब कि कोर्ट के अंदर अगर इन कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं किसी भी दो पार्टीज के द्वारा तो उन्होंने अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को वोलेट किया तो कोर्ट के अंदर जाकर स्यू कर सकते हो आप। तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाया क्या जाएगा तो उसको बारी बारी से ब्रेक डाउन करके आपको चीजों को समझना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, वगैरह वगैरह। अभी के लिए तो अपेरेंटली हम लोग इतना जानते हैं कि भाई दो पार्टीज हैं, दो इंसान हैं, इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हालांकि क्या जरूरी है कि दो ही पार्टीज हों? क्या दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं जिनके बीच में आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? तो जी बिल्कुल हो सकता है। तो मिनिमम दो पार्टी होनी चाहिए क्योंकि एक ही इंसान खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम दो पार्टी होनी चाहिए जो आपस में किसी भी बात के लिए एग्री कर रहे हैं, कोई भी बातें बोल रहे हैं कि भाई मैं सामान बेच दूंगा, मैं सामान खरीद लूंगा, या आप ऐसे काम करोगे, और सामने वाला पर्सन एग्री हो रहा है उन बातों के लिए। अच्छा जरा आराम से, सबसे पहले अगर सपोज करो कोई भी एक पर्सन बोल रहा है कि मैं 10 दिन बाद आपके यहाँ पर सामान भिजवा दूंगा, सामने वाला पर्सन उस बात के लिए अगर एग्री ही नहीं होगा तो क्या कभी भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातें करेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कब, कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा कब? जब दो पार्टी किसी कॉमन मैटर पे अपनी सहमति दिखाएंगे, कंसेंट दिखाएंगे। कंसेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस कंसेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कि दो पार्टीज के बीच में सहमति होनी चाहिए। वो सहमति रिटन में भी हो सकती है और वो सहमति ओरल भी हो सकती है। तो जरा आराम से, कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस क्या रहता है? तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले कभी भी कोई ना कोई एक पार्टी
एक ऑफर देती है। ऑफर का मतलब कि भाई वो अपनी तरफ से एक बात रखती है, कहीं से तो बातें शुरू होंगी ही, कहीं से तो बातें शुरू होंगी ही। अगर सपोज करो मैं बात कर रहा हूं कि ये सामान बेचने की बातें कर रहा है और ये सामान खरीदने की बातें कर रहा है, सपोज करो, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहां पर ऑफरर कौन रहेगा, ऑफर कौन देगा? तो ऑफर कोई भी दे सकता है, ये भी कह सकता है अपनी तरफ से कि भाई मैं सामान बेचने का इच्छुक हूं, मैं सामान बेचना चाहता हूं। अगर ये ऑफर दे रहा है तो ऑब्वियसली फिर कंसेंट, सहमति कौन देगा? ये देगा कि हाँ भाई मैं एग्री हूं या नहीं हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये अपनी इच्छा जाहिर करे, जो बायर है, कि हाँ भाई मैं सामान खरीदना चाहता हूं, ये ऑफर दे सकता है। तो ऐसे में सहमति कौन देगा, एक्सेप्टेंस कौन देगा? धीरे धीरे वर्ड्स आपको कनेक्ट करने हैं। एक्सेप्टेंस कौन देगा? तो बेसिकली सेलर एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस का मतलब सहमति देगा। तो जरा आराम से, सबसे पहले बातों की शुरुआत होती है ऑफर वर्ड से, कि सबसे पहले कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी किसी भी बात के लिए अपनी तरफ से कोई अपनी ऑफर देता है कि हाँ भाई मैं ये करना चाहता हूं। वंस एक बार ये ऑफर देता है तो उसके बाद में मिलती है एक्सेप्टेंस। ऑब्वियसली अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिली, अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिली, अगर सहमति नहीं मिली, तो क्या कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातों तक मैं पहुंच पाऊंगा? वहां पर तो बहुत आखिरी में पहुंचेंगे हम। तो क्या कभी भी मैं कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातों पे पहुंच पाऊंगा? तो जवाब है ना। तो सबसे पहले ऑफर की मौजूदगी जरूर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस की मौजूदगी जरूर होनी चाहिए। वंस एक बार अगर ये चीजें हो जाती हैं तो क्या तुरंत आप उस चीजों को कॉन्ट्रैक्ट कह दोगे? तो जवाब है ना। क्योंकि ऑफर का मतलब कि अपनी तरफ से कोई बात कहना, और एक्सेप्टेंस का मतलब उसी ही पर्टिकुलर बात के लिए सहमति प्रकट करना। लेकिन अगर 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 भाई यहां पर लॉ के अंदर तो जो भी बातें लिखी जाती हैं बहुत सोच समझ के लिखी जाती हैं। अगर यहां से ऑफर दिया जा रहा है किसी ऐसी बात का जहां आपकी इंटेंशन ही नहीं है किसी तरह का लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, इस बात का मतलब क्या है? अगर आप कोई सोशल बातें कर रहे हैं, सामाजिक बातें कर रहे हैं, कि आप ऑफर दे रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं कि हाँ आज शाम को मेरे यहाँ पर पार्टी है आ जाना, या एक हफ्ते बाद मेरे बच्चे का बर्थडे है तो भैया बर्थडे पार्टी में आ जाना, या एनिवर्सरी की पार्टी है मेरे यहाँ पर आ जाना, और सामने वाले पर्सन ने सहमति भी दे दी कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो क्या इस तरह की सोशल बातें जिसमें कोई इंटेंशन होती है कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की? तो ऑब्वियसली नहीं। तो क्या इस तरह की बातों को आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किसी भी चीज को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट आप किसी चीज को बोलोगे या नहीं बोलोगे। और ये इतनी जरूरी चीज क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी चीज को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल करा दिया तो पार्टीज के पास हक आ जाते हैं बहुत सारे। इवन पूरी की पूरी अलग से चैप्टर भी पढ़ने हैं आपको आगे चलकर यहीं पर ही सीए फाउंडेशन के अंदर, कि भाई अगर किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट आपने बोल दिया और कॉन्ट्रैक्ट का अगर उल्लंघन किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को वोयलेट किया जाएगा, तो पार्टीज के पास क्या क्या हक होते हैं। बाकी आमतौर पर तो कुछ ऐसे ही हक होते होंगे कि सामने वाले के खिलाफ केस फाइल करके डैमेजेस वगैरह लेना, कंपनसेशन वगैरह लेना, तो कुछ मतलब इस तरह के हक होते होंगे। उसको काफी डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम। तो कॉन्ट्रैक्ट होना या ना होना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको काफी बारीकी से बोला गया है लॉ के अंदर कि हाँ भाई ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बट वहां इंटेंशन भी होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगली बात, भाई ऑफर दिया गया, एक्सेप्टेंस हो गई, तो जैसे ही ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस मिक्स हो जाती है तो आपकी एक नई टर्म का जन्म होता है कि अगर आपने किसी बात के लिए ऑफर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब तो ये एक वादा बन गया, प्रॉमिस बन गया। ये टर्म्स पढ़नी है आपको बारी बारी से। और यहां पर जितना भी प्रोसेस अब हम लिखने वाले हैं ना, बाद में करना क्या है, बाद में इन्हीं सब का पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम समझते हैं ना, डिटेल्ड एनालिसिस करना है। ऑफर एक शब्द नहीं है, इसके ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक बना हुआ है। ऑफर का मतलब क्या है, व्हाट आर द वेरियस रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड ऑफर, और क्या ऑफर होता है क्या ऑफर नहीं होता, उसके कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। आसान भाषा के अंदर तो ऑफर क्या है कि ठीक है जी अपनी तरफ से कोई भी बात रखना, ये ऑफर कहलाता है। और एक्सेप्टेंस क्या मतलब है, एक्सेप्टेंस का भी पर्टिकुलरली एक पूरा का पूरा टॉपिक आएगा कि एक्सेप्टेंस आप कैसे दे सकते हो, सहमति आप कैसे दे सकते हो, कब किस चीज को आप वैलिड एक्सेप्टेंस कहोगे और कब वैलिड नहीं कहोगे। तो ये जितने भी हम शब्द यहां पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली हमें पहुंचना कहां है, कॉन्ट्रैक्ट पे, कि भैया क्या चीज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने वाली है। तो पहुंचना वहां है। यहां पर कुछ एक प्रोसेस लिखने वाले हैं, कुछ एक अभी इक्वेशन भी लिखेंगे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे लेकिन इक्वेशन लिखेंगे, और वो क्या, वो बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे अगर ये बातें ढंग से देखेंगे हम। तो ऑफर में जैसी एक्सेप्टेंस मिक्स हो जाती है तो उसको हम वादा पुकार देते हैं। जो वादा कौन निभाएगा, जो वादा सभी पार्टीज निभाएंगी। जो वादा नहीं निभाएगा तो उसे क्या कहेंगे, बेईमान कहेंगे। तो ऑब्वियसली उसी के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है अगर ये चीज आगे चलकर
कॉन्ट्रैक्ट बनने की स्थिति में हुई तो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। जैसे ही कोई भी चीज एक वादा बन जाती है, और कब बनती है, जब ऑफर में एक्सेप्टेंस मिक्स हो जाती है। तो बेसिकली लॉ ने कहा, क्या कहा कि भाई इस प्रॉमिस के साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, कतई नहीं बन पाएगा। और क्या कहा उन्होंने, कहा कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। अगर कभी भी आप किसी लोगों के बीच में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने सहमति दी, लेकिन पार्टीज को बदले में कुछ मिल नहीं रहा, यानी आपने अपनी जमीन सामने वाले के नाम कर दी, बदले में पैसा तो लोगे। आपने गुड्स सामने वाले को बेचने का वादा कर दिया, बदले में पैसे तो लोगे। और अगर नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। क्यों नहीं ले रहे, उसने क्या कनपटी पे बंदूक रख दी थी, आपसे सही तरह से सहमति नहीं ली थी, क्या कारण रहा था। तो बेसिकली अगर आप फ्रीली किसी को भी कुछ चीज देने की कोशिश करेंगे, विदाउट एनी कंसिडरेशन देने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में भी बेसिकली लोग कहेगा कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट बनने नहीं देते वो। हालांकि एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे आप कि समटाइम्स, कभी कभी विदाउट कंसिडरेशन भी एक वैलिड टॉपिक रहेगा, विदाउट कंसिडरेशन भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब कि कभी कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट बनने के प्रोसेस में कंसिडरेशन की मौजूदगी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। लेकिन ये सभी बातें हैं कभी कभी वाली, यानी एक जनरल रूल के एक्सेप्शन वाली। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जो कभी कभी होता है। तो लगभग कुछ 4-5-5-6 पॉइंट हम लोग वहां पर पढ़ेंगे कि ठीक है, इस तरह की स्थिति में कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हो, इस स्थिति में भी हो सकता है, उसमें भी कुछ 4-5 कंडीशन पढ़ेंगे। बट एक जनरल बात क्या है, तो भाई जनरल बात तो यही है कि कंसिडरेशन का होना तो काफी ज्यादा जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के तो हर कॉन्ट्रैक्ट में बू आती है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने देंगे। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, कैसा, वो जो पुराने जमाने की बॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं कि हाँ, कि जो विलेन होता है वो कनपटी पे ऐसे बंदूक रख के, या जो हीरो के मतलब घर वाले होते हैं उन्हें बंदी बनाकर फिर कहता है कि देख लो, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दो, नहीं तो है ना, उड़ा दूंगा, मरोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। बेसिकली ध्यान रखिएगा, बॉलीवुड मूवीज में जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं तो उनमें से आधे से ज्यादा चीजें ग्राउंड लेवल पर होती नहीं है। असल जिंदगी के अंदर अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी के कागजात पर आप साइन कर भी देते हो इस चीज की वजह से कि भाई मेरे घर वाले या वट एवर खतरे में हैं, डेंजर में हैं, तो क्या है, इस तरह की स्थिति के अंदर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? तो जवाब है ना, असल जिंदगी के अंदर बड़े आराम से उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इनवैलिड कह सकते हो, क्योंकि बड़े आराम से आप आगे चलकर जता सकते हो कि मैं बेवकूफ था जो अपनी प्रॉपर्टी फ्रीली बिना किसी पैसे के बदले में और उसके नाम कर रहा था। तो सीधी सी बात है, असल जिंदगी में तो अगर कभी इस तरह के सिनेरियो हो, सामने वाला पर्सन अगर पढ़ा लिखा ना हो और उसने आपकी कन्वर्टी बंदूक रख दी और आपसे प्रॉपर्टी के कागजात साइन करा रहा है, तो फ्रीली बड़े आराम से साइन कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हमारी प्रॉपर्टी खून पसीने की कमाई जो हमने पिछले 25 साल 20 साल के अंदर कमाई होगी, एक साइन की मोहताज है सिर्फ और सिर्फ? एक साइन कर देने से वो उसके नाम हो जाएगी? तो लॉ सीधा सीधा इंटेंशंस पे चलता है, काफी ज्यादा ध्यान रखिएगा, इंटेंशंस पे चलता है। लॉ इतना ज्यादा इस तरह से नहीं चलता कि हाँ ए साइन है तुम्हारे, जब साइन है तो तुमने ही किए होंगे, अब हम क्या देखें अंदर, ऐसे नहीं चलता लॉ। भाई आप अगर प्रॉपर्टी अपनी 20 साल की खून पसीने की कमाई किसी को दे रहे हो तो बदले में कुछ नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे। और अगर नहीं लिया है ना तो फिर तो कुछ गड़बड़ है फिर तो कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहने वाला, आमतौर पर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसकी मौजूदगी क्यों रखी गई है उम्मीद करूंगा समझ ही गए होंगे कि भाई आमतौर पर ये अगर नहीं होगा तो पक्का कुछ गड़बड़ होगी। हाँ, रेयरली कुछ कुछ सिनेरियोज में जैसा ही कहा कि एक्सेप्शंस भी हम पढ़ेंगे, कि कभी कभी वाली बातें भी पढ़ेंगे, कभी कभी कंसिडरेशन नहीं भी होगी फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसमें जो भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे वो गले से नीचे उतर जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाते हैं आप लोगों को कि हाँ ठीक है, सही तो बात है, यहाँ तो कंसिडरेशन क्यों ही होगी, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब मुद्दे की बात ये कि ये जो भी दो पार्टीज हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, भाई ये दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे अगर सेलर और बायर की ट्रांजैक्शंस के अंदर देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो बायर होता है उसे बदले में सामान मिलता है, और जो सेलर होता है उसे बदले में पैसा मिलता है, या कोई और चीज वो ले रहा है बदले में, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे करके बातें हैं।
तो सबसे पहले ऑफर की मौजूदगी होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, वादा बन जाता है तुरंत ये, और उसके अंदर कंसिडरेशन का मिक्सअप होना चाहिए। जैसे ही ये कंसिडरेशन भी आपकी मिक्स हो जाती है, जैसे ये कंसिडरेशन भी आपकी मिक्स हो जाती है, तो इस तरह की चीजों को तुरंत हम पुकारना शुरू कर देते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। और अब ध्यान रखिएगा, जो असल जिंदगी के अंदर हम आमतौर पर ये सभी शब्द सुनते हैं कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, रिटन। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वो जो स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है। यहां बातें थोड़ा अलग तरीके से चल रही हैं। यहां बातें चल रही हैं क्या, कि एग्रीमेंट का मतलब क्या, जहां पार्टीज अगर एग्री हो रही हैं, और वो एग्री कैसे हो रही है भाई, किसी ने ऑफर दिया, सहमति दी, वादा बन गया, कंसिडरेशन भी है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये कैसे बनाया जाएगा, क्या लिखित में बनाया जाएगा, तो हाँ जी लिखित में बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपने ऑफर दिया है, सामने वाले ने सहमति दी है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा है, ऑफर दे रहा है, सामने वाली कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम रख रहे हैं तुम्हें अब आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए और कंपनी आपको रख रही है, तो क्या कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करना पड़ता है क्या, तो हाँ भी और ना भी करना पड़ सकता भी है और नहीं भी। यानी कई बार जो कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि हाँ भाई हम रिटन में एक बॉन्ड साइन करवाएंगे, एक एग्रीमेंट आपसे साइन करवाएंगे, जिसके तहत आप इतने वक्त से पहले हमारे यहां से छोड़ के जा नहीं सकते, जाओगे तो कुछ पेनल्टी, कुछ प्रोविजन वो लिख देते हैं कि भाई ये सब कुछ आपके साथ में होगा। क्या वो यही सेम बातें ओरल भी कर सकते हैं, तो अगेन ध्यान रखिएगा, लॉ की दुनिया के अंदर रिटन बातें और ओरल बातों की इक्वल वैलिडिटी है। और ऐसा अगर ना करता कानून तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। अगर कानून इस तरीके से चलता कि हाँ भैया रिटन में होना चाहिए, ओरल का क्या प्रूफ है, ओरल को नहीं मानते हम, तो ऐसे तो होता क्या है, एक देश के अंदर एक कानून व्यवस्था का क्या होता, मतलब लोगों का बिहेवियर का क्या होता, लोग तो ऐसे हो जाते कि ओरल ओरल का तो कुछ है ही नहीं, फिर ओरल तो जो मर्जी बोलते फिर हो, है ना, कि हाँ बोल दो, कुछ भी वादा कर दो, किसी से भी कुछ भी बोलते रहो। तो ऑब्वियसली नहीं, अगर आप ओरल भी बातें कर रहे हैं किसी भी तरह की, बस मुद्दा यह है कि वो सोशल बातें नहीं होनी चाहिए। कि हाँ भाई आपने ओरली बोल दिया कि हाँ मैं आपकी बर्थडे पार्टी में आ जाऊंगा, तो क्या कानून इसमें भी कहेगा कि अरे तुमने कहा था कि हाँ बर्थडे पार्टी में आना है, और बाद में तुम मुकर गए, देखो उसकी एक प्लेट वेस्ट हो गई है ना। तो ऑब्वियसली उस तरह की बातों में तो नहीं जाएगा कानून। वहां पर उन्होंने वर्ड लिख दिया कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये जरूर होना चाहिए। जैसे कि ऑब्वियसली ये जो ये सामान बेचना, सामान खरीदना, ये तो ऑब्वियसली बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही, यहां पर तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ही। साथ ही साथ कुछ सोशल बातों को भी कानून कंसिडर करता है, जैसे ऑब्वियसली आप किसी से शादी का वादा कर देते हैं, है सामाजिक बात, क्या यहां इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है या नहीं, तो ऑब्वियसली शादी, मैरिज भी तो एक लीगल रिलेशन है, जहां अगर दो पर्सन्स की शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाते हैं वो एक दूसरे की, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे का इकोनॉमिक, मेंटल, मानसिक सभी तरह से ध्यान रखेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब बातें लॉ में लिखी गई हैं, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या उसको भी, उस शादी के वादे को भी, उस ऑफर की, उस एक्सेप्टेंस को भी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डलवाता है, तो जी डलवाता है, बिल्कुल डलवाता है, क्योंकि वहां पर भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। वहां पर कंसिडरेशन क्या होती है, यस कंसिडरेशन होती है, फिजिकल नहीं होती, इंटेंजिबल नेचर की होती है। ये जो आगे फ्यूचर में एक दूसरे का साथ निभाने वाली बातें हैं, दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाएंगे, तो वहां पर वो कंसिडरेशन कहलाएगी। तो कुछ ऐसे करके बातें हैं। तो जो एग्रीमेंट है वो ऑब्वियसली रिटन में और ओरल होना चाहिए। साथ ही साथ अब आखिरी बात आती है कि किसी भी एग्रीमेंट के अंदर जब ये मिक्स हो जाता है, क्या मिक्स हो जाता है, कि भाई वो जो एग्रीमेंट है वो साफ तौर पर कानून की दृष्टि से एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबिलिटी मिक्स हो जाती है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब कि आप उसे कोर्ट में जाकर एनफोर्स करा सकते हो, आप कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ केसेस में कानून के अंदर, इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ कुछ केसेस में उन्होंने लिखा हुआ है कि एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, नहीं है जी, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। आप देते रहो ऑफर, करते रहो, सहमति प्रकट होगी, वहां कंसिडरेशन, एग्रीमेंट तक तो पहुंच जाएगी बात, लेकिन एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। उन्होंने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया कि ये सभी चीजें एनफोर्सेबल नहीं होंगी, जिसमें कुछ सोशल बातें भी आ जाती हैं। भाई आप सोशल बातों में ऑफर तो दे ही सकते हो, सहमति तो दे ही सकते हो, बदले में समथिंग इन रिटर्न भी होगा। बर्थडे पार्टी में मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, वो कंसिडरेशन, तुम बदले में गिफ्ट लेके आओगे, ये कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन भी है, लेकिन एनफोर्सेबिलिटी नहीं है उन बातों के अंदर। तो ऑब्वियसली वो जो
सोशल बातें हैं जिनको हम कह रहे हैं कि उन्हें दरकिनार कर देते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तक की स्टेज तक नहीं पहुंचने देंगे, तो वो जो सोशल बातें हैं वो ये सब कुछ तो क्वालिफाई करती चली जाती हैं। ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, लेक एग्रीमेंट तो बन जाता है टेक्निकली, ठीक है। हालांकि रिटन में तो नहीं होंगे ये वाले एग्रीमेंट, ओरल में रहेंगे, लेकिन एनफोर्सेबिलिटी नहीं है उन चीजों के अंदर। जो बिजनेस की बातें रहेंगी तो उनके अंदर एनफोर्सेबिलिटी रहेगी। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब जिन चीजों को आप कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब जिनको कोर्ट एंटरटेन करेगा, एंटरटेन करने का मतलब कंसीडर करेगा। एंटरटेन करने का मतलब वो नहीं कि हाँ मतलब आपको आनंद पहुंचाएगा वगैरह वगैरह। एंटरटेन जो शब्द है उसका मतलब होता है कंसीडर करना, कंसीडर करना। तो कोर्ट विल एंटरटेन द मैटर जो एनफोर्सेबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आती हैं। और ये क्या क्या चीजें एनफोर्सेबिलिटी की कैटेगरी में आएंगी क्या नहीं, वो धीरे धीरे पढ़ते हो आप। जो मैं बात कर रहा था कि थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी कुछ इक्वेशन सी भी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इक्वेशन की फॉर्म में क्या समझ में आता है हमें, तो इक्वेशन की फॉर्म में बोलूं सबसे पहले कि भाई ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बताएं 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 बताएं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर में जैसे ही एक्सेप्टेंस मिक्स हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, बताओ क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो ये वाली बातें हैं। तो ऑफर में जैसी एक्सेप्टेंस मिक्स हो जाती है तो वो एक वादा बन जाता है, जो वादा जरूर निभाया जाना चाहिए। और जैसे ही ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर जैसे ही मिक्स हो जाती है हमारी कंसिडरेशन, जिसका मतलब होता है समथिंग इन अ रिटर्न। तो जैसे ही इसके अंदर कंसिडरेशन मिक्स हो जाती है, बताओ 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 क्या बन जाता है, क्या बन जाता है। तो प्रॉमिस के अंदर जैसी कंसिडरेशन मिक्स हो जाती है तो अब वो एग्रीमेंट बन चुका है। सभी पार्टीज बड़े आराम से बेहतर तरीके से एग्री हो चुकी हैं। और इन सभी बातों के अंदर ध्यान रखिएगा, ये सभी बातें वही चल रही हैं कि सब कुछ रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। कानून को इस चीज से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अगेन कि कानून सजेस्ट यही करता है कि आप रिटन में करोगे तो बढ़िया रहेगा, सजेस्टिव है, ये प्रूव करना आसान है। ओरल में करोगे तो वही आपको गवाह गवाह लाने पड़ेंगे। ओरल बातों के तो गवाह ही बनेंगे आमतौर, ओरल बातों के तो गवाही बनेंगे। हाँ सबूत भी लाए जा सकते हैं, सीसीटीवी है ना, या कोई किसी तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ठीक है जी। और जैसे ही एग्रीमेंट बन जाएगा तो एग्रीमेंट के अंदर क्या मिक्स हो जाएगा कि वो चीज फाइनली आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आए। तो एग्रीमेंट के अंदर जैसी एनफोर्सेबिलिटी मिक्स होगी, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जिन चीजों को कोर्ट एंटरटेन करेगा, कंसीडर करेगा, सब चीजों को नहीं करता, कोर्ट मना कर देता है, सोशल बातों को मना कर देता है। और भी कुछ एक चीजें जो मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि हाँ ठीक है इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, इसको नहीं करेंगे, तो आप करते रहो, ये ऑफर एक्सेप्टेंस खेलते रहो, तुम लोग कंसिडरेशन वगैरह रखते रहो, हम नहीं मानेंगे। तो बेसिकली जैसे ही ये इस स्टेज तक पहुंच जाती है चीज तो तुरंत फिर कहलाई जाती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट। और जब जब बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद की अलग बातें चलती हैं। और अलग बातें क्या चलती हैं, यानी सबसे पहले तो आपको समझना होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तक बात कैसे पहुंचती है। जो सबसे शुरुआती कुछ एक यूनिट्स हैं आपकी, लगभग लगभग 3-4 यूनिट यानी 3-4 चैप्टर, वो इसी चीज के बारे में है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। जिसके अंदर शुरुआत में यही ऑफर का पोस्टमार्टम करोगे, फिर एक्सेप्टेंस का करोगे, फिर कंसिडरेशन की पूरी यूनिट है, जो सेकंड यूनिट है वो कंसिडरेशन के नाम है। देन इसके बाद में एनफोर्सेबिलिटी की बातें बीच बीच में छोटी छोटी सी हमारी बीच बीच में आती रहेंगी। और फिर बाद वाली यूनिट्स के अंदर क्या है कि भाई ठीक है बन गया कॉन्ट्रैक्ट, बन तो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हाट अबाउट आगे क्या। कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो आगे यही बोलेंगे हम कि भाई जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो पार्टीज को अपनी अपनी बातें जो भी उन्होंने कही थी, मानी थी, ऑफर दिया था, सहमति दी थी, तो वो उन्हें परफॉर्म करनी होती है। परफॉर्म कर देते हैं तो क्या होता है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो वही वॉयलेशन हो गई जी, कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट कर दिया आपने, उल्लंघन कर दिया। तो क्या होगा, इस चीज को पुकारते हैं ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दिया। भाई दो ही बातें होती है कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया के अंदर, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दोगे, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म कर दोगे, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ होता होगा फिर नहीं, इसमें आमतौर पे क्या होता होगा, लेकिन फिर भी लॉ है। इसका भी एक पर्टिकुलर चैप्टर बना दिया कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज रहने वाली है। बाकी यहां बातें कम रहने वाली हैं और आसान रहने वाली हैं, क्योंकि परफॉर्म कर दिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन फिर भी उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि भाई आप परफॉर्मेंस किस बात को कहोगे। लेकिन अगर आपने ब्रीच कर दी, ये तो एक गलत बात है, ये तो एक नेगेटिव शब्द है। ब्रीच, ब्रीच का मतलब क्या होता है, टर्म्स को तोड़ देना। और तोड़ देना मतलब फिजिकली नहीं,
माना नहीं आपने, उल्लंघन कर दिया, वॉयलेट कर दिया, तो अगर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होता हो जाता होगा तो क्या होता होगा, तो बेसिकली वही कुछ पेनल्टी, कुछ डैमेजेस, कुछ कंपनसेशंस की बातें होती होंगी, तो इसकी भी बकायदा अपनी एक यूनिट है। और लगभग लगभग जैसे ही इतना सब कुछ हो जाता है तो तब जाके आपका फाइनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ हद तक खत्म की कगारी पर आता है। उसके बाद में कुछ एक अलग से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हो अलग से ज्यादा डिटेल में। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ओवरऑल सारी की सारी जो कहानियां पढ़नी है वो यही पढ़नी है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसकी सर्टेन स्टेजेस होती हैं, और इन सभी स्टेजेस को काफी ज्यादा डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो ये वाली बातें हैं। तो सबसे पहले इतनी बातों में कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछ लें। ऑब्वियसली लॉ को पढ़ने के तरीके यही होते हैं, सबसे पहले आप कंसेप्चुअली बातों को अंडरस्टैंड कर जाएं और फिर उसके बाद में आप लैंग्वेज को रीड करें। लैंग्वेज रीड करना एक सेपरेट सेगमेंट है। जैसे अभी ये जो हमने सब कुछ पढ़ा है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ एक लैंग्वेज रीडिंग करेंगे कि क्या लैंग्वेज हमें समझ में आती है या नहीं। तो वो लैंग्वेज रीडिंग करना और उसके बाद में उसी ही लैंग्वेज को काफी हद तक कीवर्ड्स की मदद से याद करना वो दूसरा काम है, लेकिन इस पहले काम के बगैर तो वो नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग का काम। इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आराम से सोच लो। हाँ, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब कि कौन सी चीज कोर्ट में एंटर होंगी और कौन सी नहीं। यानी कि एनफोर्सेबिलिटी का मतलब कि कुछ ही चीजें जो कि हैं वो कोर्ट के अंदर एंटर होने वाली हैं। जो चीज कोर्ट के अंदर एंटर हो सकती हैं उनमें एनफोर्सेबिलिटी है। कौन सी चीज कोर्ट के अंदर एंटर नहीं होती, तो अभी के लिए एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल बातें, सोशल बातें कोर्ट में एंटर नहीं हो सकती आमतौर पर, वही बर्थडे पार्टी वाली बातें, तो उनमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। और भी कुछ बातें आएंगी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, है ना। जैसे पढ़ने का तरीका होता है कि शुरुआत में एक लेयर बिठाते हैं हम, तो एक लेयर के तौर पर आप यही रख सकते हो जो सोशल बातें हैं उनमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है आपकी। ठीक है जी, तो ये चीज है। तो आराम से इसे देख ले, कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ भैया, इंग्लिश की क्लास कैसे कैंसिल हो गई? क्लास का? तो तुम गए थे वहां पे? अच्छा अच्छा। अच्छा, वो नहीं आया आज बेबिन? तो छुट्टियां मना रहे हैं चलो करो। खैर हाँ जी, तो बताओ, कोई बात पूछनी है क्या? ठीक है, ठीक है। अब जरा थोड़ी सी कुछ और बात भी करते हैं इसी चीज के अंदर। क्या कि आमतौर पे ये तो हमने देख लिया कि हाँ ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसेस ये है। देन इसके बाद में आगे भी बात आती है कि व्हाट आर द, और ये लिटरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक सही कॉन्ट्रैक्ट, एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ऑब्वियसली बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसकी वॉयलेशन के केस में, जिसकी ब्रीच के केस में आप कोर्ट में जा सकते हो, तो वो होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है? एसेंशियल एलिमेंट मतलब जरूरी एलिमेंट जिसमें से अगर एक भी गायब हुआ तो टाटा बाय बाय, नहीं बनेगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसे तो पीछे की डिस्कशन के हिसाब से तो हम समझते ही है कि भाई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर भी जरूर होना चाहिए और सही होना चाहिए। अब सही का क्या मतलब? ऑफर के भी रूल्स पढ़ोगे आप कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफर, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑफर की जो लैंग्वेज है वो सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब अनसर्टेन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसके आप एक से ज्यादा मतलब निकाल सकते हो। अगर ऐसा है तो वो ऑफर ही नहीं है, वो गलत ऑफर है। जैसे एक पर्सन बोल रहा है, उसके पास कार बहुत सारी हैं, 3 4 कार हैं या 2 कार हैं, वो कह रहे हैं मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में। सामने वाला कह रहा है कि ओके डन, ठीक है, क्या यहाँ कंसिडरेशन है? हाँ है। क्या सहमति भी दे दी? हाँ दे दी। लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता कि उन्होंने सहमति दी किस चीज पे है। अब हो सकता है कि मिस्टर ए जो था, जो पहला पर्सन था जो बेचने वाला था, वो सोच रहा था मैं अपनी व्हाइट वाली गाड़ी बेचूंगा, उसने सोचा था ऐसा, हालांकि उसने एक्सप्रेसली बताया नहीं अपने ऑफर में ये बात, उसने तो बोला मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। और जबकि जो दूसरे वाला पर्सन है, अब उसका भी काम था ये कि भाई वो क्लियर करे इस बात को, लेकिन उसने भी क्लियर नहीं किया। उसने कहा कि हाँ ठीक है ओके मैं खरीद लूंगा, वो सोच रहा है मैं वो लाल वाली गाड़ी खरीदूंगा तो दिक्कत हो जाएगी।
दिक्कत हो जाएगी। अगर कहीं भी इस तरह के फैक्ट्स हुए तो अपेरेंटली तो नजर आएगा कि भैया ऑफर है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, लो बन गया एग्रीमेंट, और देखा जाए तो एनफोर्सेबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह की बातों को कोर्ट एनफोर्स कर सकता है। लेकिन फिर भी कोर्ट आखिरी में क्या कह देगा कि नहीं, हम नहीं मानते इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई आप लोगों की दिक्कत है, ठीक है, अब आप लोग ही समझो, क्योंकि हम तो कॉन्ट्रैक्ट उस चीज को मानते हैं अगर लोगों की फ्री कंसेंट हो। फ्री कंसेंट का मतलब कि आप कॉमन मैटर पर ऑफर दे रहे हैं, कॉमन मैटर पर सहमति दे रहे हैं। अब आपने ऑफर दिया था कोई और सोच के, सामने वाले ने सहमति दी किसी और चीज के बारे में, तो हम नहीं मानते इन चीजों को। अब आप लोग ऐसे बीच में भसड़ कर रहे हो, मतलब ये क्या कर रहे हो, मतलब ऑफर दे रहे हो तो ठीक से तो देते, मतलब ऑफर में एम्बिग्युइटी थी, आपके ऑफर ही सही नहीं था, हम नहीं मानेंगे इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलकर ये पार्टीज अगर बीच में कलेश करेंगी कि हाँ भाई ये बोले कि नहीं, मैं इसने तो दिया था मुझे, वो बोला था कि वो बेच देगा गाड़ी, लाल वाली गाड़ी मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और सामने वाला कहेगा नहीं नहीं वो तो मेरी फेवरेट है, मैं नहीं देने वाला, मैंने तो व्हाइट वाली बेचने के बारे में सोचा था, तो ऑब्वियसली दोनों में झगड़े होंगे, दोनों में झगड़े होंगे, वो जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन वहां से भी मुंह की खाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो जो ऑफर है, ऑफर के अंदर भी बातें हैं और भी बातें हैं। पहली जो बात है कि जो ऑफर की लैंग्वेज है वो एकदम सर्टेन होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेन मीनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसे करके बातें हैं, और भी यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे हम धीरे धीरे। इसके अलावा एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर भाई ऑफर होना चाहिए, और ऑफर की लैंग्वेज सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए और सही तरह से होनी चाहिए। भाई कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपने ओरल ऑफर दिया और सामने वाला ओरल ही एक्सेप्टेंस दे रहा है। कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि आपने ओरल ऑफर नहीं दिया, आपने ईमेल के जरिए दिया है, कोई ऑफिशियल बातें चल रही हैं, आपने ऑफर दिया है, ईमेल में दिया है या व्हाट्सएप पे दिया है या वट दिया है, और उस दौरान ही आपने एक्सेप्टेंस के दौरान के मामले में बता दिया था कि भाई आप जब सहमति दोगे ना, तो पहली बात तो 5 दिन के अंदर दे देना, और ऊपर से रिटर्न में देना, ईमेल पर देना, व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन को हम नहीं मानेंगे। तो मतलब ऐसी बातें बोली जा सकती हैं। कुल मिला के कहने का मतलब कि ऑफर देते वक्त कई बार बोल दिया जाता है कि भाई एक्सेप्टेंस 5 दिन के अंदर देना, ईमेल पर देना, फोन कॉल पे मत देना, व्हाट्सएप पे मत देना, क्योंकि वो ऑफिशियल कन्वर्सेशंस में नहीं आती। उम्मीद करता हूं ये बात जानते भी हैं कि ऑफिशियली कन्वर्सेशन ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर ही चलती हैं, व्हाट्सएप पे नहीं, टेक्स्ट मैसेज में नहीं। खैर, तो बेसिकली कई बार इस तरह की बातें बोल दी जाती हैं कि प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस देना, प्रिस्क्राइब्ड मोड की जो हमने प्रिस्क्राइब कर दिया है आपको, और अब अगर ऐसे में एक्सेप्टेंस किसी और मोड से दी जाएगी तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। तो एक ऐसे सही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए भाई एक अच्छा ऑफर होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज एकदम क्लियर हो। एक्सेप्टेंस किस में दी जाए? प्रिस्क्राइब्ड मोड में दी जाए, और विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दी जाए। अब हमने 5 दिन बोला था, आप 5 दिन के बाद बता रहे हो हम तो नहीं मानते, हमने तो किसी और को बेच दिया सामान, ऐसे करके हो सकता है, सीधी सी बात है। 5 दिन के अंदर अंदर आपने जवाब नहीं दिया, हमने तो बोला था 5 दिन के अंदर देना, अब हमने किसी और को सामान बेच दिया, अब तुम चिल्ला रहे हो तो नहीं चलेगा काम। तो प्रिस्क्राइब्ड मोड में देनी पड़ेगी आपको सहमति, और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में देनी पड़ेगी आपको सहमति। तो कुछ ऐसी सी बातें रहेंगी। इसके अलावा भाई कंसिडरेशन होना चाहिए, सही बात है, ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तो एसेंशियल एलिमेंट है ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी तो हैं। यानी जो हमने बैक में पढ़े सारे के सारे कि भाई ऑफर होना चाहिए, यानी कि बैक पेज पे हमने जो सारी की सारी बातें पढ़ी वो तो है ही है कि एक सही ऑफर होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो तो है ही है। कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उनमें। कॉम्पिटेंट मतलब नहीं, अच्छा, ओके, योग्य, योग्यता। हालांकि आमतौर पर तो ये वर्ड असल जिंदगी में तो कब कहाँ यूज करते हैं कि हाँ इसके अंदर तो बहुत कॉम्पिटेंसी है, मतलब आमतौर पे इसके अंदर तो काफी स्किल्स हैं, इसमें काफी कौशलता है, कुशल है, ये अच्छा है।
तो आमतौर पे तो कॉम्पिटेंट एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशंस में एक पॉजिटिव वर्ड के तौर पर यूज किया जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा है पढ़ाई में तो इसमें कॉम्पिटेंसीज हैं, ये काम करने में बहुत अच्छा है तो ये कॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट मतलब कि ये तो अयोग्य है, काम नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता। तो असल जिंदगी में तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जैसी सी बातें रहती हैं कि कॉम्पिटेंट मतलब एक अच्छा इंसान, कुशल इंसान, स्किलफुल पर्सन, और इनकॉम्पिटेंट मतलब कि ठीक है अपोजिट हो गया हमारा। लेकिन लॉ 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 थोड़ी ना चलता होगा ऐसे, कानून क्या ऐसे चलता है कि तुम तो नाकारा हो, पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, 12वीं फेल हो, तुम तो इनकॉम्पिटेंट, तो वो नहीं चलता। लेकिन यहां पर फिर कॉम्पिटेंट वर्ड का क्या मतलब है? तो यहां पर कॉम्पिटेंट का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा यानी कौन इनकॉम्पिटेंट होगा? कोई तो होगा इनकॉम्पिटेंट। किसको मना कर देगा लॉ कि भैया आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें कोई हक नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक तो बच्चों को थोड़ी ना कहेगा। क्या बच्चे कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट आपस में? बच्चे तो कुछ भी बोल देंगे। ठीक है। तो ऑब्वियसली बच्चे 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 इनकॉम्पिटेंट हैं, ठीक है जी, सीधी सी बात है। और इसके अलावा जो मानसिक रोगी होते हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन, तो उनको भी कह देगा कि हाँ भैया आप भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं हैं। तो जो साउंड माइंड वाले होते हैं वो तो हैं बेसिकली कॉम्पिटेंट है। हालांकि ये भी अपने आप में अभी तो इनिशियली हम पढ़ रहे हैं, आगे चलकर पूरी डेप्थ में जाकर एक बड़ा सा टॉपिक आ जाएगा कि कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट होते हैं। अभी एक फर्स्ट लेयर क्रिएट हो रही है आपके माइंड में, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो माइनर जो कि इनकॉम्पिटेंट है ये नहीं कर सकते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट। अनसाउंड माइंड वाले मानसिक रोगी जो कि हैं वो नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा ये वर्ड जरा आराम से, एलियन एनिमी, ये क्या है? एलियन एनिमी, एलियन एनिमी। अब देखिए एलियन, एलियन वर्ड का क्या मतलब होता है? वैसे आम भाषा में तो हम बोलते हैं जो धरती के बाहर के लोग जो हैं या नहीं है पता नहीं, है ना, तो वो है एलियन है। लेकिन ये जो हमारे जितने भी कानून बनाए जाते हैं, तो कानून की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है? क्या पूरी दुनिया में होती है? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी दुनिया में लागू होता है? तो नहीं, उन्होंने तो अपने अपने बनाए होंगे, बनाए हुए होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाए होंगे, बट अपने बनाए होंगे जिनकी बातें काफी हद तक सेम होंगी लेकिन कुछ अलग भी हो सकती हैं। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं वो तो इंडिया में लागू है। तो इंडिया के लोगों को वो लोग बोलते हैं, और जो बाहर के लोग होते हैं, जो फॉरेनर होते हैं, उन्हें वो एलियन बोलते हैं। तो कुल मिला के एलियन शब्द का मतलब लॉ की दुनिया के अंदर कौन है जी? आउटसाइड द इंडिया में रहने वाले लोग। तो कहते सीधा सीधा फॉरेनर नहीं कह सकते, नहीं कहते, अब वो क्या करें, नहीं कहते, एलियन कहते हैं। अब जो फॉरेनर होते हैं ऑब्वियसली काफी सारी कंट्रीज तो ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी मधुर रिश्ते होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं, है ना। यूएस के साथ कोई खास दिक्कत नहीं है, रशिया के साथ कोई खास दिक्कत नहीं है, रिसेंट में पाकिस्तान के साथ में तो काफी दिक्कतें हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ में तो अभी एनिमी वाले रिलेशन है ना। रिसेंट में पता ही होगा कि क्या हुआ और उसका क्या आउटकम निकला। जैसे रिसेंट के अंदर उन्होंने सब तो कर दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं इंडिया से बाहर जाएं इमीडिएटली। जो हमारी यहाँ पर ये पाकिस्तान की एम्बेसी है यहीं सीपी में, तो बेसिकली उसका ऑफिस नहीं, टाटा बाय बाय, अपना बिस्तरा उठाओ और जाओ। जो हमारा बॉर्डर था जो पाकिस्तान के साथ में मिला हुआ था, अटारी बॉर्डर, उसको भी बंद, बस अब आवाजाही बंद पूरी तरह से। जो पानी हम शेयर करते थे अपनी, वो कौन सी, हाँ नहीं, सिंधु नदी, इंडस रिवर, तो उसको भी बेसिकली स्टॉप कर दिया गया है कि अब से नहीं करेंगे शेयर, अब देखो क्या होगा वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली वो एनिमी कंट्री है, और एनिमी कंट्री के तो किसी भी पर्सन को हम अपनी कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट करने का कॉम्पिटेंट नहीं कहेंगे कि आप योग्य हो, आप कर सकते हो हमारी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, इनकॉम्पिटेंट हैं। तो कुछ ऐसी सी बातें रहेंगी, ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा आसानी बातें हैं। तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है कि जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, अगर कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा एक पर्टिकुलर पॉइंट ये भी रहता है हमारा, ठीक है, हालांकि इस पॉइंट को यहां इस टॉपिक के अंदर अलग से लिखा जाता है, लीगल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शब्द का मतलब क्या है? उद्देश्य। ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब क्या है? पर्पस। ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब क्या है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर मैटर क्या है, यानी आप किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। हालांकि टेक्निकली अगर इलीगल चीजों के लिए आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, जैसे कि मिस्टर ए ने ऑफर दिया कि उस फलाना ढिंकाना पर्सन को उठा लेना रास्ते से, और सामने वाले ने सहमति दे दी
और बाकायदा कंसिडरेशन भी तय हुई है कि कितने 1 लाख रुपए लगेंगे कम से कम। तो ये जो इस तरह की बातें रहेंगी, ऑफर रहेगा, सहमति भी आ जाएगी, कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट तो है, लेकिन टेक्निकली एनफोर्सेबिलिटी नहीं रहेगी। कोर्ट तो एंटरटेन नहीं करेगा। बाद में 1 लाख रुपए नहीं दिया, आप जा रहे हो कोर्ट में केस फाइल करने की, भाई इसने कहा था किडनैप कर लेना और बाद में मुकर गया, पैसे नहीं दिए, मैंने तो उठा लिया था उसे, अभी भी है मेरे पास में एक बंद कमरे में ठीक है। तो ओबियसली एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी इसको एक सेपरेट पॉइंट के तौर पर, अलग वर्ड के तौर पर याद रखते हैं हम कि जो ऑब्जेक्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो लीगल होना चाहिए। इलीगल बातें आपकी एनफोर्सेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आती, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट रहता है। साथ ही साथ कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर साफ तौर पर बोले गए हैं कि ये तो वैलिड है ही नहीं। अब भैया जिनको एक्सप्रेसली, अब जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती हैं तो उनको बेसिकली एक्सप्रेसली ही बोल देता है कानून कि भैया ये वैलिड नहीं है बिल्कुल भी। तो हम तो पढ़ रहे हैं क्या कि क्या वैलिड होगा, तो क्या वैलिड होगा जो एक्सप्रेसली इनवैलिड नहीं होगा। तो नॉट एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड। वॉइड शब्द का मतलब क्या होता है? वॉइड, हाँ भैया, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको लॉ ने, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने साफ तौर पे क्लियरली एक्सप्रेसली मेंशन किया हुआ है अपने कानून में कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो नहीं है वैलिड बिल्कुल भी, तो उनको आप बनाते रहो, वो नहीं जाने वाले कोर्ट के अंदर। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जो एक्सप्रेसली वॉइड यानी इनवैलिड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ठीक है, सही है सब कुछ, नहीं होगा तो। इसके अलावा एक ये पॉइंट भी है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज का मतलब क्या होता है? हाँ भैया, अपोज का मतलब क्या होता है? अपोज, अपोज का मतलब विरुद्ध, अपोज का मतलब अपोजिट। किसके अपोजिट? पब्लिक पॉलिसी। अब ये क्या होता है पब्लिक पॉलिसी? आमतौर पर आसान भाषा के अंदर जो पब्लिक के हित में ना हो। अब ऑब्वियसली देखो, इस तरह के जो शब्द लिख दिए जाते हैं ये डिस्क्रिशनरी वर्ड होते हैं, जिसका जो कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज होते हैं वो ही अपने अपने मतलब निकालते हैं कि क्या देश के हित में है और क्या देश के हित में नहीं है। किसी ने कोई भी एक लाइन बोल दी, हो सकता है कि कोई एक पर्सन कहे कि ये तो देश द्रोह है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। रिसेंट में पता नहीं कितने ऐसे केसेस होते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी कॉमेडियन ने, स्टैंड अप करने वाले ने, है ना, तो किसी ने कुछ बोल दिया कि ये तो देशद्रोह कर दिया इन्होंने, ये तो देश का माहौल खराब करने वाली बातें बोल रहे हैं। और कोई दूसरे कह रहे हैं कि ना ये तो मतलब क्या, इसने तो अपना ओपिनियन दिया है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो ऐसा कर सकते हैं, सबके अपनी राय होती है, सोशल मीडिया बना ही इस चीज के लिए है कि आप अपनी राय रखें। तो अब इसके अंदर अब तो कोर्ट की मर्जी आती है कि भाई आप उस चीज को किस तरह से कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि लिटरली मतलब जो लॉ नाम का सब्जेक्ट है वो काफी हद तक आपकी इंटेंशंस पे चलता है। ये कोई एकदम क्लियर एक लाइन नहीं होती कि या तो लाइन के इधर या लाइन के उधर, या तो ब्लैक या फिर व्हाइट। यहाँ पर ग्रे शेड्स ही रहते हैं आमतौर पर, कोई कहेगा उसको ब्लैक और कोई कहेगा व्हाइटिश, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर शब्दों के अपने मीनिंग निकाले जाते हैं। यहां पर तो इन्होंने लिख दिया कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि जो कि आमतौर पर माहौल खराब करता हो समाज का, पब्लिक के लिए थोड़ा सा अपोजिट रहे, वहां के रीति रिवाज को ठेस पहुंचाता हो। जो कल्चर होते हैं सोसाइटल, या वो भी एरिया टू एरिया बदलते हैं या नहीं। आमतौर पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत अंतर है कल्चर वाइज, या काफी ज्यादा अंतर है। तो सिमिलैरिटीज भी हैं बट अंतर भी बहुत हैं। बहुत सी चीजें जो लिटरली कंज्यूम करना यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर पाप की कैटेगरी में है, साउथ इंडिया में तो बड़े आराम से कंज्यूम की जाती हैं। तो कुल मिला के बहुत सी इस तरह से कल्चर वाइज डिफरेंसेस आते हैं। तो उसी तरह से पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग भी एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन अलग अलग रहता है। तो इसलिए यहां पर कुछ एग्जैक्ट नहीं लिखा जाता, यहां पर बड़ी बातें लिख दी कि अगर कोई भी ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज होगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहने वाला। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गई बात हमारी एसेंशियल एलिमेंट की। इसके अलावा ऑफर की थोड़ी सी और बात बोलता हूं। ऑफर के अंदर बोली क्या जाती बातें, मतलब क्या 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 बोलते होंगे हम कि मैं अपनी तरफ से ये बात रखता हूं कि आपको ये काम करना है।
यही तो बोला जाता होगा कि मैं अपनी तरफ से इच्छा प्रकट करता हूं, अपनी एक विलिंगनेस एक्सप्रेस करता हूं कि आप ये काम करोगे, आप बताओ एग्री हो या नहीं, आप बताओ सहमति देते हो या नहीं। तो ये चीज ऑफर होती है, ध्यान रखिएगा। क्या सिर्फ ये चीज ऑफर होती है? तो ये चीज तो ऑफर होती है, कई बार कुछ और भी होता है कि मैं अपनी तरफ से विलिंगनेस देता हूं, अपनी इच्छा प्रकट करता हूं, एक्सप्रेस करता हूं कि आप ये काम नहीं करोगे, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा किस चीज का, कि आप ये काम नहीं करोगे। कई बार किसी काम को करने के लिए आप सामने वाले को पैसा देते हो, कई बार किसी काम को ना करने के लिए आप किसी पर्सन को पैसा देते हो। जैसे ऑब्वियस सी बात है, कई बार हम जब किसी भी फॉर एग्जांपल सिंगर है, डांसर, मतलब जो ऐसी स्किल वाला काम होता है जो सर्विस की कैटेगरी में आता है, जिसे पर्सन को खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आप कई बार इस तरह की बातें बोलते हो क्या, कि भाई अगले 6 महीने तक आप हमारे थिएटर के अंदर ही डांस करेंगे। और कई बार तो ऐसे करके ऑफर दिया जाता है कि बस डांस करेंगे, दैट्स इट, बात खत्म, मुझे दिन के 2 घंटे चाहिए, बात खत्म, बाकी के घंटे में क्या करना है आपको वो आपकी मर्जी, आपको कहीं दूसरा थिएटर भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। तो यहां पर तो इस ऑफर के अंदर में हमने बस इतनी बात कही कि भाई आपको ये काम करना है, 2 घंटे देने हैं, डांस करके दिखाना है, थिएटर ज्वाइन करना है हमारा, बस बात खत्म। लेकिन कई बार तो ऑफर एक्सटेंड भी तो हो जाता है। कैसा ऑफर, कि आपको बेसिकली हमारे यहाँ पर वक्त देना है अगले 6 महीने के लिए, और इन 6 महीने के दौरान कहीं अगर हमें पता लगा कि आपने इस 6 महीने की ड्यूरेशन के दौरान कहीं और ज्वाइन किया, तो इस बात का मतलब यह है कि आप हमारे यहाँ पर क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई एक पर्सन अगर एक से ज्यादा जगह ज्वाइन करता है, उसका माइंड डाइवर्ट होता है, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आमतौर पर हो जाता है। तो ये लॉजिक रहता है उन लोगों का कि हाँ भाई आप हमारे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और सिर्फ हमारे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कुछ करने की बात भी की गई और कुछ ना करने की बात भी की गई। तो इस ऑफर के अंदर कुछ करना, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, और एब्सटेन, एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एब्सटेन का मतलब होता है किसी काम को मना करना, कि ये नहीं करना तुम्हें। तो ऑफर के अंदर दो बातें हो सकती है, जरूरी नहीं है हमेशा दोनों ही हो, कई बार दोनों होती है, कई बार एक होती है। कई बार हम कहेंगे भैया ये काम कर दो, हम आपको ऑफर दे रहे हैं। कई बार हम कहेंगे कि ये काम नहीं करना, आपको इस बात का ऑफर दे रहे हैं। कई बार हम कहेंगे कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना, हम इस बात का ऑफर दे रहे हैं। तो वो आगे चलकर वो सहमति भी बताओ किस बात पे देगा। अगर सपोज करो वो कह रहा है कि भैया ये काम करना है, तो मैं सहमति भी किस बात पे दूंगा कि हाँ ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। अगर वो ऑफर दे रहा है कि ये काम नहीं करना, तो मैं सहमति भी किस बात पे दूंगा कि ठीक है जी ओके मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर वो दोनों बातों का ऑफर दे रहा है, तो मैं सहमति भी दोनों ही बातों पर दूंगा। अगर बाय चांस मैं नहीं दे रहा हूं, अगर बाय चांस मैं नहीं दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। अगर मैं ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव कर रहा हूं, तो ऑफर भी बदल जाएगा, मेरा एक फ्रेश ऑफर क्रिएट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑफर के अंदर यहां से हमें बातें समझ में आती हैं कि भाई दो तरह की बातें होती हैं, किसी काम को करना और किसी काम को ना करना, उस चीज की विलिंगनेस। ऑफर वाली जो सबसे पहले स्टेज है, उसके अंदर तो मैं अपनी विलिंगनेस, इच्छा ही तो जाहिर करता हूं कि मैं अपनी तरफ से इच्छा जाहिर कर रहा हूं, अब सामने वाले की मर्जी है। एक्सेप्टेंस जैसे ही हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? वादा। वादे का क्या मतलब हुआ? वादे का मतलब हुआ कि एक तरह से हम पूरी तरह से अपनी एसेंट दे रहे हैं। एसेंट का मतलब क्या हुआ? कंसेंट दे रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं। किस बात की मंजूरी? कि ठीक है आपने ये काम कहा है, अब मैं करूंगा जरूर। तो आपने या तो मंजूरी दी होगी, एसेंट दी होगी, किस चीज के लिए? कि मैं ये काम करूंगा जरूर, वादा हो, मेरा वादा निभाऊंगा मैं, ठीक है, तो ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा, तो इस बात का वादा किया जाएगा। अगली बात कंसिडरेशन की तो बात कर ही चुके हैं हम, क्या कि समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ बदले में मिलना चाहिए। किस चीज के बदले में मिलना चाहिए? या तो किसी काम को करने के बदले में कुछ मिलना चाहिए, या किसी काम को ना करने के बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो जब कंसिडरेशन की डेफिनेशन हम करेंगे, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होने वाला है? कि कंसिडरेशन इज अ समथिंग इन रिटर्न, ये कुछ होता है बदले में, लेकिन किस चीज के बदले में? कुछ काम को करने के बदले में, या किसी काम को ना करने के बदले में। ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तो एग्रीमेंट के मतलब में हम बात करेंगे कि जब कहीं भी किसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाती है, तो एग्रीमेंट कहता जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कैसी बातें करेंगे? कि एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट।
तो ऐसे करके, तो जितना ज्यादा ये इक्वेशन और ये बेसिक बेसिक सी बातें हमें समझ में आती है, उतनी ज्यादा जो हमें रीडिंग करनी है वो हमें समझ में आ जाती है। तो आओ जरा अब थोड़ी बहुत सी रीडिंग करना शुरू करते हैं। है जहां सबसे पहले व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बड़े आराम से समझ जाएंगे हम, काफी बातें कर ली हैं क्योंकि हम लोगों ने, कि कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं, कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है, जिसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट की छोटी सी ही डेफिनेशन है कि कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी है, यानी आप उसे कोर्ट के अंदर वो उसको लीगल मानते हैं, सोशल बातें नहीं मानते, तो वो आपका कहलाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि अब बात आती है कि एग्रीमेंट क्या बनने वाला है, तो बताओ एग्रीमेंट किसकी मदद से बनता है? तो एग्रीमेंट बनता है किसकी मदद से? प्रॉमिस और कंसिडरेशन की मदद से। तो ठीक है जी, ओके, आओ जरा देखें। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या है? तो एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस, हर एक वादा, या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं वादे, जरूर थोड़ी ना एक ही हो, जिसमें फॉर्म हो, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऐसा नहीं है कि एक की तरफ से कंसिडरेशन हो और दूसरे की तरफ से ना हो, दोनों की तरफ से होनी चाहिए, दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं, तो यहां पर भी कुछ गड़बड़ है ना, सीधी सी बात है। क्या पता कनपट्टी पे बंदूक रख के एक के से तो प्रॉपर्टी ले ली, बदले में कुछ दे नहीं रहे, तो कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ अ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन हो, फॉर्मिंग कंसिडरेशन और दोनों के लिए हो, तो ये सभी जरूरी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। तो बताओ जी, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद अगली बात करेंगे हम किसकी? प्रॉमिस की। प्रॉमिस क्या होता है? अब सोचो प्रॉमिस क्या होगा, क्या होगा प्रॉमिस? तो प्रॉमिस एक वादा होगा जिसके अंदर हम कंसेंट, मंजूरी देते हैं। किस चीज की मंजूरी देते हैं? कि मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा, मैं इस चीज की सहमति दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि हाँ मैं ये जरूर करूंगा, या तो काम करने की या काम ना करने की। ऑब्वियसली प्रॉमिस को डिफाइन करते वक्त तो कोई कंसिडरेशन जैसी बातें नहीं बोलनी। कंसिडरेशन की बातें कब बोलनी है? जब आप एग्रीमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए, जितना ज्यादा अच्छे से ट्रेल आप अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेशंस याद करना उतना ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो प्रॉमिस को डिफाइन करने के लिए कि मैं एक वादा दे रहा हूं, असेंट दे रहा हूं, कंसेंट दे रहा हूं, मंजूरी दे रहा हूं किसी काम को करने की या ना करने की, तो आओ जरा आप रीड करें। जहां 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 हाँ जी, तो प्रॉमिस की बातें आ गई जी हमारी, कि व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made, proposal का मतलब ऑफर। अब वादा करता कौन है? जो एक्सेप्टेंस देता है। वादा करता कौन है? जो मंजूरी देता है। मंजूरी कौन देता है? क्या ऑफरर? ऑफरर मतलब जो ऑफर देता है, वो तो ऑफर देता है, वो तो अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है। जो एक्सेप्टेंस देता है, जिसको ऑफर दिया जाता है, जो ऑफरी होता है, ये दो लोग होते हैं। एक होता है ऑफरर जिसने ऑफर दिया, एक होता है ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया, वही अपनी सहमति देगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि व्हेन द पर्सन, जिसको ऑफर दिया गया, जिसको प्रपोजल दिया गया, वो सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाई मतलब बता रहा है क्या? हिज एसेंट, अपनी मंजूरी, डेटो, उस बात पर। तो प्रपोजल को आप बोल दोगे कि जी वो एक्सेप्ट हो गया, और प्रपोजल जैसे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रपोजल यानी कि ऑफर जैसे एक्सेप्ट हो जाता है तो वो ऑफर बन जाता है। तो यहां पर हमने तो ज्यादातर बार ये ऑफर ऑफर वर्ड यूज किया, टेक्निकली यही आपका प्रपोजल भी है। प्रपोजल और ऑफर एक ही तो बात होती है। तो जो लाइन उन्होंने लिखी हुई है कि व्हेन प्रपोजल गेट्स एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो वादा बन जाता है। तो आखिरी में ये वाली लाइन लिखी हुई है उन्होंने कि व्हेन प्रपोजल, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड तो बिकमिंग ए प्रोसेस। शुरुआत में लिखा हुआ है अच्छे तरीके से कि जब एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपनी सिग्निफाई करता है, बताता है अपनी मंजूरी, अपनी एसेंट, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट मान लेते हो, और एक्सेप्ट बनते ही, एक्सेप्ट होते ही वो वादा बन जाता है। तो ऐसे करके बातें हैं। तो बताओ जी, क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? देन इसके बाद बात आएगी इस चीज की, इस चीज की, किस चीज की? ये तो बेसिक सी इक्वेशन तो समझ में आती ही होगी कि एग्रीमेंट क्या होता है। जिसमें ऑफर दिया गया हो, सहमति भी हो, कंसिडरेशन भी मिक्स हो जाती है, तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। और ये वाली इक्वेशन भी हमें समझ में आती ही है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसके अंदर एग्रीमेंट और साथ में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो। ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद
देन इसके बाद जैसे हल्के फुल्के से एग्जांपल जरा पढ़ लें एक बार। एग्जांपल नंबर 1 कि ए एग्री हो रहा है टू सेल कार बेचूंगा 2 लाख रुपए में। ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी, की ए को कार देनी है और उसके पास हक आ जाएगा कि वो पैसा लेगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना है। बी इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख रुपए। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यहां कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। हाँ बाई चांस अगर ऐसी बातें रहती कि ए हैज मैनी कार और तब वो स्पेसिफाई ना करता तो, और ऐसे भी एग्जांपल आएंगे हमारे आगे, तो तब हम कहते कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहां तो खैर कोई दिक्कत की बातें नहीं है, ठीक है जी। और बाकी 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 ये तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। यहां आ जाता हूं, ये है जी आपका मेन टॉपिक, काफी ज्यादा जरूरी हिस्सा, व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सही और अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो जरा आराम से। एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मंजूरी जो हो एकदम फ्री नेचर की होनी चाहिए। मंजूरी जो हो एकदम फ्री नेचर की होनी चाहिए, मतलब वही कनपटी पे बंदूक रखकर जबरदस्ती नहीं ली होनी चाहिए मंजूरी। अगर ली गई होगी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, उद्देश्य एकदम लीगल रहना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कहीं ऐसा ना हो कि कानून के अंदर ही कहीं उसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हुआ है कि वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ एक और भी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है जी। ये जो ये वाली बातें थी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिक एक सेक्शन में लिखी हुई है बातें, सेक्शन 10 के अंदर। क्या सेक्शन नंबर 10 क्या सेक्शन नंबर क्या होता है, वही उनके सीरियल नंबर एक तरीके के। क्या ये याद कर रहे हैं आपको? तो अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात, अगर याद ना भी करें तो भी चलेगा। आईसीआई ने सीए फाउंडेशन इवन सीए इंटर लेवल पर सीधा बोला हुआ है कि हम चाहते हैं कि आप कंसेप्ट अच्छे तरीके से बनाएं, हम चाहते हैं कि आप बातें याद रखें कि कानून कहता क्या है, किस सेक्शन में कहता है, ये याद ना भी रखें तो काम चलेगा। आप सेक्शन नंबर पेपर में स्पेसिफाई ना भी करें तो काम चलेगा। आप अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर इस तरह के शब्द लिख सकते हैं शुरुआत में कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और बाद में अपनी बात रख दें। आपको अगर ये बात याद नहीं है कि ये कौन से सेक्शन में बात लिखी हुई है तो बात काम चलेगा। आप लॉ को अंडरस्टैंड करें, केस स्टडीज के अंदर अप्लाई करें, आप उन चीजों के ऊपर ज्यादा काम करें रेदर देन सेक्शन लर्निंग, माइंड में रॉटिंग लर्निंग, मतलब उस तरह से रट्टा मार ले, तो उन चीजों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी लिखा हुआ है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेक्शन 10 में नहीं है गिवन, लेकिन फिर भी काफी एसेंशियल मानी जाती हैं। जैसे कि भैया कम से कम 2 पार्टी जरूर होनी चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सोशल बातें नहीं की जाएंगी कंसीडर। इसके अलावा फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वैसे तो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है मौजूद है, जो कह रहा है रिटन भी चलेगा, ओरल भी चलेगा, रिटन भी चलेगा, ओरल भी चलेगा। लेकिन कई बार तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर एक से ज्यादा कानून लागू होते हैं। अब जैसे आज की डेट में हमारी इंडिया के अंदर अगर सपोज करो आप कोई जमीन बेचने की कोशिश करते हैं, तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा? तो यस लागू होगा। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इस तरह की बातें कहता है कि अगर आप कुछ भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप ओरल भी कर सकते हैं, रिटन में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जमीन के मुद्दे होते हैं, इनके ऊपर एक दूसरा कानून ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी लागू होता है। और उसके अंदर साफ तौर पे लिखी गई हैं बातें, क्या कि भैया आपको जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तुम्हें बोला होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कि ओरल रिटन दोनों चलेंगे। हम कह रहे हैं नहीं चलेंगे, रिटन में ही चलेंगे। जमीन की बातें हैं, कोई मजाक चल रहा है, रिटन में ही बनाना पड़ेगा। तो यहां ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी दूसरे कानून की कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं तो उनको भी फुलफिल करना है आपको। हमने तो बोला हुआ है जो बोला हुआ है, हम तो पढ़ा ही देंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ ही लेंगे जो जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई दूसरी लीगल फॉर्मेलिटी भी आपके ऊपर लागू होती है तो वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। दूसरे कानून की भी लीगल फॉर्मेलिटी अगर फुलफिल नहीं करोगे तो नहीं बनेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये वही मैं बात कर रहा हूं कि जो ऑफर के अंदर जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सर्टेन होनी चाहिए, एम्बिगुइश नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुइटी नॉट सर्टेन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके बातें। पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कि मैं चांद से तारे तोड़ के लाऊंगा, बदले में क्या दोगे? ठीक है, तो इस तरह की, या फिर मैं जादू से तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, फिलहाल अभी मुझे कुछ पैसा दे दो, उसी पैसे को मैं 1 लाख रुपए बना दूंगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जानते हैं हम ये सभी चीजें इम्पॉसिबल हैं। और अगर कभी भी इस तरह की बातें ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, ना इम्पॉसिबल है तो ये वैलिड नहीं बनने वाला। तो वैसे काफी बेसिक सी बातें हैं हमारी ये वाली।
ठीक है जी, जिसकी ही आपके फर्दर एक्सप्लेनेशंस दी हुई है कि कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज वही जो हमने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़े हैं उनकी सारी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। फिलहाल के लिए इतने ही पॉइंट्स के अंदर कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछ लें जी, यानी अपेरेंटली क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाते हैं या नहीं। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज मतलब योग्यता, कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, जिसमें हमने पढ़ा था कि बच्चे योग्य नहीं है भैया, अनसाउंड माइंड जो मानसिक रोगी हैं वो योग्य नहीं है, एलियन एनिमी है ना, शत्रु देश के लोग एलियन वो नहीं है योग्य, तो ये है। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब जो भी बदले में मिल रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब लॉफुल मतलब कानूनी, यानी गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। जैसे बदले में मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलना तो लॉफुल है, लेकिन मैं बदले में तुम्हारे लिए कुछ काम करूंगा, कैसा काम, गैर कानूनी काम, तो वो लॉफुल नहीं रहेगा ना फिर। और या किसी भी तरीके से मतलब ये कह रहे हैं कि जो लीगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ओवरऑल जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य या मेन जो ऑब्जेक्ट, मेन जो क्रक्स है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो भी लीगल होना चाहिए, वो भी इलीगल नहीं होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये 2 अलग अलग पॉइंट बना के बाकी बातें पॉइंट नंबर 4 और 5 एक जैसी ही कर रहे हैं, ये बातें अलग अलग कोट करके यही कह रहे हैं कि किसी भी मायने में अगर आपका एग्रीमेंट इलीगल पाया गया तो छोड़ेंगे नहीं, वैलिड नहीं होगा वो, बिल्कुल नहीं। और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हैं अच्छा बस इतनी ही बातें कही हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, कि हाँ कि अगर आप कोई भी इलीगल चीजों के लिए कहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कुछ पेनल्टी वेनल्टी नहीं डालेंगे क्या ये लोग तो पेनल्टी नहीं, नहीं पेनल्टी ये नहीं डालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अपना दायरा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये सिविल लॉ है। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें आपको कहेगा कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट है और क्या नहीं है। इसने बोल दिया कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लीगल बातें हैं उनका आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आप कोर्ट में जाकर स्यू कर सकते हो, जो इलीगल बातें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और उनका कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं है। बस बात यही खत्म हो जाती है। अगर कोई इलीगल चीजें कर रहे हैं और पुलिस पुलिस ने पकड़ वकड़ लिया है और फिर बाद में चलकर पता लग गया है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लागू नहीं होगा, उसके लिए तो क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं, वही आईपीसी, इंडियन पीनल कोड है ना, तो वो तो अलग कानून बने हुए हैं, तो अलग कानून लागू होंगे और आपकी बैंड बजा दी जाएगी, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मदद से नहीं। तो समझ रहे हैं, जब कहीं भी इवन क्राइम पेट्रोल देखा होगा कभी, है ना, तो कई बार क्राइम पेट्रोल के अंदर जब वो सबसे आखिरी में नहीं दिखाते, वो आखिरी में वो जेल के अंदर वैसे बैठे रहते हैं, फिर वो ऐसे दिखाते हैं कि ये सेक्शन लगे हैं, ये सेक्शन लगे हैं, ये सेक्शन लगे हैं, बहुत सारे लगते हैं ना। और क्या जरूरी है खाली एक ही कानून के लगे हों, बहुत सारे कानूनों के लगे रहते हैं, आईपीसी के, पॉक्सो एक्ट के, ये एक्ट के, वो एक्ट के। जैसे 420, 420 क्या होता है वैसे, 420 क्या होता है, तो 420 का मतलब तो हम समझते ही हैं धोखाधड़ी, बट वो 420 ये जो स्लैंग आया है ये कहां से आया है, तो बेसिकली आईपीसी के ही सेक्शन नंबर 420 के अंदर ये बात मेंशन है कि अगर कोई भी एक पर्सन फ्रॉडलैंड तरीके से कोई भी धोखाधड़ी, किसी को जालसाजी करता है तो उसे इतने इतने पेनल्टी मिलेगी। तो वो 420 कोई ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही रैंडमली नंबर बोल दिया, जैसे 9211 हो जाना, अब 9211 तो वैसे ही एक नंबर है, उसका क्या लॉजिक मुझे नहीं पता ठीक है, लेकिन 420 जो एक वर्ड है वो आईपीसी का सेक्शन नंबर है 420, जिसके अंदर वो बातें लिखी गई हैं, धोखाधड़ी से रिलेटेड बातें। तो बातें बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जैसे क्राइम पेट्रोल के वो आखिरी में दिखाते हैं कि दफा 120 के तहत आपने साजिश की है तो वो सेक्शन लगेगा, आपने 420 धोखाधड़ी की है तो 420 लगेगा, किसी की हत्या कर दी है तो 302 लगेगा, हत्या की कोशिश की है तो 304 लगेगा, तो मतलब ऐसे करके बातें रहती हैं, ठीक है। तो सेक्शन बहुत सारे लगते हैं। अब आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर देंगे, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर देंगे, वॉयलेट कर देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बैंड बजाएगा ये आपकी। और अगर आपकी इंटेंशन भी घटिया रही हो, एक तो होता है आपने जानबूझ के नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट, तब तो मे भी मतलब कुछ और कानून ना लगे, लेकिन आपके तो इरादे ही ठीक नहीं थे शुरुआत से ही आपका पर्पस क्लियर था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड भी कर रहे हो क्या तुम। हाँ, अगर आपकी बातें लगी सुनने में फैक्ट्स के हिसाब से फ्रॉड जैसी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बैंड बजाएगा ही आपकी, इसमें तो जो पेनल्टी की और कंपनसेशन की बातें हैं वो लगेंगी ही, साथ में आ जाएगा क्रिमिनल लॉ भी कि अच्छा फ्रॉड कर रहे हो, 4CBC वाला सेक्शन लगा देंगे आपके ऊपर और फिर और ज्यादा। यानी मुद्दे की बात ये कि कभी भी जब कि कुछ गलत होता है कानून की दुनिया के अंदर, तो सेक्शन एक नहीं लगते, बहुत सारे लगते हैं, सेक्शन एक एक्ट के नहीं लगते, एक से ज्यादा एक्ट के भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बातें रहती हैं। तो बताओ जी, डन, इतनी बातों में कोई बात पूछनी है तो, नहीं तो अगली क्लास में यहीं से ही आगे कैरी ऑन करेंगे, इस पहली यूनिट की और ज्यादा रीडिंग करेंगे, पहली यूनिट की।
क्या वाइड? वाइड नहीं है ये, वॉइड। वॉइड, वॉइड का मतलब इनवैलिड। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ था, ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो डन। फिर यही सारा कुछ कर लीजिएगा, घर पर जाकर देखो पढ़ना जरूर है।